आता है उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अरबी की खेती करके कमाए अच्छा मुनाफा। इस समय मधुमक्खियों की करे उचित देखभाल। अरबी के कंद और पत्ते का प्रयोग सब्जी में होता है, इसलिए बाजार में अच्छी मांग रहती है। इसकी बुआई अगले माह से शुरू कर सकते हैं। अच्छा उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि इसकी बुआई के समय सभी बातों का ध्यान रखा जाए, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है कृषि महाविद्यालय जिला विदिशा की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना कुमारी। मैं आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताऊंगी आज जिसको हम लोग मिरेकल वेजिटेबल कहते हैं, यानी कि लोग उसका कम से कम प्रयोग करते हैं क्योंकि वो उसकी गुणवत्ता को नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो के बाद जब आप इसके गुणों को जानेंगे तो बहुतायत में इसका प्रयोग करेंगे। उस सब्जी का नाम है अरवी की सब्जी। ये सब्जी अपने आप में बहुत सारे गुणों को समेटा हुआ है। ये बस एक सब्जी नहीं है बल्कि इसमें मेडिसिनल गुण यानी औषधीय गुण भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है। अब जैसा कि अरवी की सब्जी का लोग प्रयोग जो करते हैं वो ज़्यादातर उसके जो कंद होती है, जो मिट्टी के अंदर आती है, उसके लिए करते हैं, या इसके पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं जो कि सब्जी या पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक विशेष बात है कि कच्चे अरवी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत बार जब जानवर इन अरवी को खा लेते हैं तब उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड रहता है, एक केमिकल कंपाउंड जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ये जो होता है जिसके कारण हमारे गले में जो खुजली टाइप की होती है, इसके कारण होती है, तो कट जाता है तो ये विघटित हो जाता है ये रसायन, जिसके कारण आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब्जी जो है बहुत सस्ती होती है, सुलभ होती है। भारत के हर राज्य में लगभग ये उगाई जाती है। अरवी जो होती है वो लगभग 130 से 140 दिन की फसल होती है। बहुत ज़्यादा जो लेट ड्यूरेशन तक लगाया जाता है वो 150 दिन में इसकी कटाई होती है, यानी कि 5 महीने का ये क्रॉप है। ज़्यादातर लोग जो अरवी लगाते हैं वो इसको मुख्य फसल के रूप में नहीं लगाते, किसी न किसी क्रॉप फसल के साथ मिश्रित रूप में लगाते हैं। और मैं भी आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि इसमें चूँकि कीट, बीमारी, ये सब की समस्या थोड़ी कम होती है और ये कंद फसल है, मिट्टी के अंदर होती है, तो आप इसको मिश्रित रूप में अगर लगाएंगे तो ये आपको ज़्यादा फायदा देगी। अरवी की खेती कई प्रकार की मिट्टी जैसे कि रेतली से दोमट मिट्टी में की जाती है, पर यह रेतली, दोमट या जैविक तत्वों की भरपूर मात्रा वाली मिट्टी में उगाने पर बढ़िया परिणाम देती है। कम उपजाऊ और नमी वाली मिट्टी इसकी पैदावार को कम कर देती है। अरवी की खेती के लिए जमीन को अच्छी तरह से तैयार करें। मतलब प्लाऊ चला के उसमें खुदाई करने के बाद उसको थोड़ी भुरभुरी सी बना लेनी चाहिए, ताकि कंद है, कंद की फसल है, उसको ज़मीन के अंदर जाना है। अगर मिट्टी पोली नहीं होगी तो फिर उनको अंदर जाने में दिक्कत होगी और जो कंद होगा उसका आकार और उसका भार आपको कम मिलेगा। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। और पीएच की बात करें अगर मिट्टी की, तो वो लगभग आप 5.5 से 7.5 इतने पीएच है। ज़्यादा अम्लीय या ज़्यादा क्षारीय मिट्टी इसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। 250 केजी जो अच्छी सड़ी हुई खाद जो होती है वो इसका इस्तेमाल पर हेक्टेयर की रेट से करें। जब भी आपको फसल लगानी हो उसके 15 दिन पहले अच्छे से मिट्टी में मिलाकर और धूप में अच्छे से इसको छोड़ दें। जहां तक रासायनिक उर्वरकों की बात है तो प्रति हेक्टेयर एरिया के लिए यूरिया 135 किलोग्राम, डीएपी 110 किलोग्राम और पोटास 170 किलोग्राम देने की जरूरत होती है। इन उर्वरकों में से यूरिया लगभग 40 से 45 किलोग्राम और डीएपी और पोटास की पूरी मात्रा दे दें।
शेष 85 से 90 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग खड़ी फसल में 2 बार में करें। इसके लिए किस्मों का चयन बोले तो जैसा कि हर फसल में होता है कि जो लोकल वैरायटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो समृद्ध वैरायटियाँ हैं, समृद्ध किस्में हैं, उसको भी लगा सकते हैं, जिसमें पंचमुखी, सफ़ेद गौरिया, सहस्त्रपूर्णा, सहस्त्रमुखी, C9, सेलेक्शन, इंदिरा अरबी 1, नरेंद्र अरबी 1, ये सारे प्रमुख हैं। आप इनको लगा सकते हैं और अच्छी उपज इनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रबी के रूप मौसम में भी लगाया जाता है और ये खरीफ के मौसम में भी लगाया जाता है। खरीफ फसल के रूप में इसकी बुआई जून से जुलाई माह तक कर सकते हैं और रबी फसल के रूप में इसकी बुआई अक्टूबर माह में की जाती है। अब ये कंद है तो इनको थोड़ा उपचारित कर लेना अच्छा होता है, ताकि इसमें जो भी आपके फफूंदजनक रोग होंगे ये सब नहीं आएंगे। तो हम लोग ज़्यादातर 75% जो होता है वेजिटेबल पाउडर, उसके रेट से इसको 1 ग्राम पर लीटर में घोल लेते हैं अच्छे से। उस घोल में ये कंद को डुबो के रखते हैं, फिर उसको बाहर निकाल कर छाया में अच्छे से सुखा लेते हैं और उसके बाद इसको लगाते हैं। तो इसमें फफूंदजनक बीमारियां जो होती हैं वो कम से कम लगती हैं। कंद जो है उसको ज़्यादा गहराई में कभी भी नहीं लगाएं। ज़्यादा गहराई में लगाएंगे तो उसके जो तने निकलते हैं उसमें दिक्कत आती है और पत्तियां ये सब उतने अच्छे से नहीं निकलती हैं। तो ये जो अरवी का कंद होता है, इसमें जो कतार से कतार की दूरी जो होती है वो लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर तक रखते हैं और 20 से 25 सेंटीमीटर के अंतराल पे हम लगभग इसमें पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। इसको हमेशा आप कोशिश करें कि मेढ़ों पे लगाएं, क्योंकि बारिश के मौसम में इससे जो नुकसान होगा वो नहीं होगा। इनको लगाने के बाद इसको अच्छे से पत्ते से ढक दे। तो पत्ते से ढकने से क्या होता है कि इसमें सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती है। इनके पत्ते जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में आते हैं। तो आप उनको समय समय पर उनकी तुड़ाई भी करें, उसके डबल फ़ायदे आपको मिलेंगे। एक तो आप उसको सब्जी के रूप में, पकौड़े के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे, और दूसरा है कि नई नई पत्तियाँ आती रहेंगी उसके कारण आपके फसल में। और चूँकि वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि पत्तों की बढ़वार कम होगी तो कंद आपके बहुत अच्छे बैठेंगे, क्योंकि इसमें पत्तियां बहुत ज़्यादा अमाउंट में आती हैं। और हाँ, बहुत ज़्यादा सटा के संकरे रूप में इसको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप लगाएंगे तो कंद को बढ़वार के लिए जगह नहीं मिलेगा और आपके कंद की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। और खुदाई जब हम इसको करते हैं तो 150 से 180 क्विंटल पर हेक्टेयर के रेट से ये मिलता है। और कुछ किसान इसको स्टोर करके भी रखते हैं। तो स्टोर करने में आप देखें कि जहाँ पे इसको स्टोर कर रहे हो वो थोड़ा अंधेरा जगह हो और नमी ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो ये फिर वहीं अंकुरित होने लगेंगे। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे। और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के महामंच पर पीएम मोदी का मंत्र। जापान में G7 की बैठक में पीएम मोदी और बाइडेन की हुई मुलाकात, गले मिले दोनों नेता। कर्नाटक में सिद्धरामैया का राज तिलक, दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। डीके बने डिप्टी सीएम। सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, कमलनाथ भी हुए कार्यक्रम में शामिल। वायुसेना ने MiG-20 ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। गिरदर क्षेत्र में मधुमक्खी पालन बड़ी तेजी से किसान अपना रहे हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में थोड़ी सी मेहनत करने पर किसानों को अच्छा लाभ मिल जाता है। लेकिन इन मधुमक्खियों की देखभाल के अभाव में मधुमक्खियों पालन को उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। तो आप इस समय मधुमक्खियों और मधु बॉक्सों की देखभाल कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ इमतुरसंग जामिर।
जिन किसान मतलब मधुमक्खी का पालन कर रहा है तो उसके लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब किसान को बहुत इम्पोर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि उसी एक समय होता है जहाँ पे मधुमक्खी का खाना वो स्टार्वेशन हाईएस्ट होता है, मतलब उसको खाना नहीं मिलता है। वो जो पिछले साल का खाना जो बचा होता है, जो हानि होता है, वो उसी से जीता है। तो उस वक्त क्या होता है, मधुमक्खी वो पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, वो स्वार्म करता है, मतलब उसका घर छोड़ के दूसरा मतलब जगह में स्वार्म कर लेता है। और सेकंड चीज़ क्या है, हाइव स्टाफ हो के वो मरने भी लग जाता है। वो जो वर्कर है, ड्रोन है, वो सब मतलब वो काम नहीं कर पाता है। चीनी की चाशनी मधुमक्खियों का सबसे लोकप्रिय भोजन है। मधुमक्खी पालक चीनी या अतिरिक्त पदार्थों के साथ चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक भाग दानेदार चीनी और एक भाग पानी के अनुपात में पतला चीनी का घोल मिलाकर प्रति बॉक्स में रखें। आप इसे 120 से 140 फ़ारेनहाइट यानी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म कर सकते हैं। साथ ही इसमें छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े डाले जाते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मधुमक्खियां लकड़ी के तैरते हुए टुकड़ों पर बैठकर डूबे बिना चाशनी पी सकें। उस समय मतलब जब मधुमक्खी को खाना नहीं मिलता है, आपको एक शुगर सिरप वो ध्यान में रख के मधुमक्खी को देना पड़ेगा। उसका मतलब हाइव का बॉक्स के सामने रखना पड़ेगा, या तो पानी रखना चाहिए, क्योंकि उससे वो फीड करेगा, वो खुद का खाना मिल सकेगा। और आप अगर चाहिए तो यदि देखो अभी सरसों का टाइम पार हो गया, तो अभी मैंगो का फूल हो रहा है, तो आप बॉक्स उसको उधर शिफ्ट करके आप उधर ले भी जा सकता है, क्योंकि उधर से वो पॉलिनेशन करेगा, फिर आपका पोलन बढ़ेगा या आपका मतलब हानि सीक्रेट करेगा उधर से। किसान ये सोचता है कि अगर उसका मतलब बगीचे में या उसका पौधा में मधुमक्खी आ गया तो वो सोचता है कि मतलब ये नुकसान कर देगा, लेकिन वो एक्चुअली नुकसान नहीं कर, आपका फ़ायदा कर रहा है, क्योंकि वो क्या करता है, पॉलिनेशन के लिए बहुत हेल्प करता है वो। तो इसलिए आप मैंगो में भी पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है, और आपका सब्जी पौधा हो गया उसमें सब में पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है। तो उससे आपका मतलब जो फ्रूटिंग होता है, फ्रूट में जो फ्रूटिंग आना चाहिए बहुत हायर वैल्यू में आता है फ्रूटिंग, तो वो एक नंबर 1 फैक्टर है। और सेकंड चीज़ क्या है, अभी इस समय मतलब स्वार्मिंग बहुत होता है, तो स्वार्मिंग के समय अगर आपका मधुमक्खी यदि खोना नहीं चाहता है तो आप 2-3 बॉक्स खाली भी रख सकता है आपका मतलब एपेरी, मतलब जहाँ पे रखता है वो, जिससे वो लोग उधर ही उसी बॉक्स में चले जाए। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारा मधुमक्खी क्या करते हैं, वो अगर उसका मेजॉरिटी मधुमक्खी हो गया तो माइनॉरिटी को वो जाके अटैक करता है, उधर से वो लोग शहद चुराता है। तो वो भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको बार बार बॉक्स चेक करना पड़ेगा और सब ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए मतलब मधुमक्खी को बहुत अटैक करता है। जैसे उसका मेजर पेस्ट होगा, हम लोग हॉर्नेट बोलता है, जो जंगली मधुमक्खी होता है, वो भी आगे अटैक करके मतलब वो आपका मतलब वर्कर बी को अटैक करता है, ड्रोन को अटैक करता है। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। इस कीट के लगने से मधुमक्खियों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले इस कीट से होने वाली बीमारियां संक्रामक होती हैं, जो मधुमक्खियों के संपर्क में आने से आसानी से एक दूसरे को लग जाती हैं। मधुमक्खी में यह कीट लगता है, इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। इसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85% फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे उसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। यह मौन वंश के बक्से के दरवाजे पर ही रख देना चाहिए। और सेकंड चीज़ क्या है, उसमें भी बीमारी लगता है। जैसे आपका बीमारी इन द सेंस माइट से होता है, वो जो एक पोका होता है उससे माइट इन्फेस्टेशन होता है, या तो हॉपर होता है, वो लोग खुद आके इन्फेस्ट कर देते हैं, तो वो जो हानि का कॉम होता है उसमें पूरा इफेक्ट कर देता है। और सेकंड चीज़, बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि मधुमक्खी पालन करेगा तो सिर्फ उससे हानि मिलेगा, लेकिन सिर्फ हानि नहीं मिलता है, उससे मतलब आपका पोलन मिल सकता है, उससे वेनम मिल सकता है। वेनम बहुत एक अच्छा चीज़ है, उससे आपका अगर जॉइंट पेन होगा या कुछ आर्थराइटिस या नर्व उसमें होगा तो उसमें यूज़ कर सकता है। और सेकंड थिंग क्या है, आप हानि भी सीक्रेट कर सकता है, उसका मोम जो बोलता है मोम, उसके लिए यूज़ कर सकता है। तो उसका बहुत सारा बेनिफिट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हानि से आपका मतलब इनकम जनरेट होगा, हानि छोड़ के वो बाकी बहुत है, आपका पोलन है, रॉयल जेली है, ये सब कर सकते हैं आप।
आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। दुनिया के महामंच पर पीएम मोदी का मंत्र। जापान में G7 की बैठक में पीएम मोदी और बाइडेन की हुई मुलाकात, तो गले मिले दोनों नेता। कर्नाटक में सिद्धरामैया का राज तिलक, दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। डीके बने डिप्टी सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, कमलनाथ भी हुए कार्यक्रम में शामिल। वायुसेना ने MiG-21 फाइटर के बेड़े की उड़ान पर लगाई रोक। 8 ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में किसान खेती और इससे जुड़े कई कार्यों को करते हैं, जिससे किसानों को अच्छी आय मिलती है। और हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको समय समय पर खेती और इससे संबंधित तमाम जानकारियां देते रहते हैं, जिसे अपनाकर आप लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं मई माह में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में। तो आप मई माह में कौन कौन से कार्यों को किस प्रकार से करें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मई माह में किए जाने वाले कृषि कार्य। मिट्टी परीक्षण। मई जून माह में खेत खाली होने पर मिट्टी का नमूना लें। 3 वर्षों में एक बार अपने खेत का मिट्टी परीक्षण जरूर करवाएं, जिससे मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा और फसलों में कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में डालनी है, इसका पता चल सके। एक खेत से प्राप्त मिट्टी के नमूने को आपस में मिलाकर नियम अनुसार उसमें से लगभग 500 ग्राम भार एक थैले में भरकर पूरे विवरण के साथ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। गर्मी की जुताई। रबी फसलों की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करना लाभदायक होगा और गहरी जुताई भी 3 साल में एक बार जरूर करें। गर्मी की जुताई से खरपतवार की संख्या में कमी होती है, हानिकारक कीट रोग नष्ट हो जाते हैं और भूमि की पानी सूखने व रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। फसलोत्पादन। गेहूं। भंडारण के लिए गेहूं को कड़ी धूप में इतना सुखाना चाहिए कि उसमें नमी की मात्रा 8 से 10% से ज्यादा ना रहे। भंडारण से पहले भंडार घर में कीटनाशक का छिड़काव कर लें। मेलाथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर गोदाम के अंदर छिड़कना चाहिए। अनाज को बोरी में भरकर रखना हो तो पहले भूसी और सूखी नीम की पत्ती को बिछा दें। उसके बाद बोरों को दीवार से 50 सेंटीमीटर दूर रखें। सूरजमुखी। सूरजमुखी की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई और निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही पौधों पर 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी भी चढ़ा दें। सूरजमुखी की फसल में इस समय परागण कीट कम आते हैं, इसलिए साफ कपड़ा लेकर हल्के हाथों से सभी फूलों पर हाथ फेर दें, जिससे दाने अधिक संख्या में बनेंगे और उपज भी बढ़ेगी। सूरजमुखी में हरे फुदके, बालदार सुंडी और तंबाकू की सुंडी के नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर फास्मेमेडान 250 मिलीलीटर 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। मूंग, उड़द, लोबिया। गर्मी में बोई गई मूंग, उड़द और लोबिया की फसल में 12 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। मूंग और उड़द की फसल में पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर
छिड़काव करें। गन्ना। बसंत ऋतु के गन्ने में 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। ओट आने पर गुड़ाई करें और बरसात आने से पहले यूरिया का प्रयोग कर लें। अगोला बेधक की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास की 1.5 लीटर मात्रा 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चारे की फसल। गर्मी में चारे के लिए मक्का, लोबिया और कई कटान वाली चरी की बुआई अभी भी की जा सकती है। मक्का और लोबिया मिलाकर बोने से अच्छी गुणवत्ता का चारा प्राप्त होता है। हरी खाद की फसलें। हरी खाद के लिए ढैंचा और सनई को बोआई भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है, इसलिए इसकी बुआई करें। इन फसलों से प्रति हेक्टेयर 50 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होती है। हरी खाद की फसलें 45 से 50 दिन में पलटने योग्य तैयार हो जाती है, इसलिए खरीफ फसलों की रोपाई या बुआई के समय को ध्यान में रखते हुए हरी खाद वाली फसलों की बुआई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम बनहरा, जिला कटनी के किसान कमल पटेल ने। आप आम के बाग में कीट और रोग नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो कमल पटेल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, वर्तमान जो समय है उसमें अगर हम आम की फसल की बात करें तो अभी जो है मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में फलों का राजा आम की बात करें तो इस समय आम के बागों में मौसम के उतार चढ़ाव के कारण बाग में कीट रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, तो आप समय रहते पहचान करके इनका नियंत्रण कैसे करें? अगर हम इसमें फसल सुरक्षा की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसके प्रमुख कीट की अगर बात करते हैं तो इसमें जो लगने वाला एक कीट है मैंगो हॉपर, जिसे हम आम का फुदका भी कहते हैं, तो उसका जो प्रकोप है वो वर्तमान समय में अधिक होने की संभावना है। जैसा कि अभी वर्तमान में तापमान और जिस हिसाब से मौसम की स्थिति है उसमें आम का फुदका या मैंगो हॉपर की प्रकोप की संभावना सबसे अधिक है। इसकी पहचान के लिए किसान भाइयों, जैसा कि आप अगर अपने उद्यानों में अंदर जाएंगे तो उसमें आपको तनों पे या पत्तियों के नीचे एक छोटे छोटे मच्छरनुमा कीट जो है, उड़ने वाले कीट जो है दिखाई देंगे, और ये जो है हजारों की संख्या में आपके मतलब पौधों में रहते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप जो है क्लोरोपेरिफास या मेटास्टॉक्स जो है कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। दूसरे प्रमुख कीट की बात करें तो इसमें जो है मैंगो मिली बग, ये कीट जो है ज़मीन से रेंगते हुए ऊपर पौधों पर चढ़ जाते हैं और ये पत्तियों पर और तनों पर जो है झुंड के झुंड में रस चूसते हैं और पत्तियों पर जो है एक कॉटन नुमा, कपास नुमा संरचना, रुई की जैसे संरचना जो है बना देते हैं उसके बौर में, उसके तनों में, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है। पौधों में फल जो है सेट नहीं हो पाते और उत्पादन जो है अधिक गिर जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप पौधों में 1 मीटर ऊंचाई पर आप ग्रीस जो है अच्छी तरह से ग्रीस का लेप चारों तरफ लगा दें। साथ ही साथ पॉलीथीन से भी उसको एक कवर कर सकते हैं चारों तरफ से, जिससे कि इसमें काफ़ी हद तक नियंत्रण हो सकता है। और अगर आपको पौधों पर कीट दिखाई दे रहे हैं तो उसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 1 ग्राम और लेमडासाइलोथ्रिन 1 ml जो है प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव जो है शाम के समय कर सकते हैं।
आम के पेड़ों में लगने वाला एक रोग है आम का गुच्छा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोग का कारण पौधे में होने वाले हार्मोनों के असंतुलन से होता है। गुच्छा रोग से ग्रसित आम के पेड़ में पत्तियां और फूलों में अनियमित वृद्धि हो जाती है, जिससे एक ही स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं और बौर के फूल गुच्छों में हो जाते हैं। तने की गांठों के बीच का अंतराल अत्यधिक कम हो जाता है और बाद में ये गुच्छा नीचे की ओर झुक जाता है तो बंची टॉप जैसा दिखाई देता है। इसके कारण बौर गिर जाते हैं और फल का निर्माण नहीं हो पाता। उत्पादन में भी भारी गिरावट आती है। किसान भाइयों, तो आम बाग में गुच्छा रोग की रोकथाम के लिए प्रारंभिक अवस्था जनवरी-फरवरी माह में ही रोग ग्रसित टहनियां या बौर को 30 से 40 सेंटीमीटर नीचे से काट दें और अधिक प्रकोप होने पर NAA 200 ppm वृद्धि हार्मोन की 900 मिलीमीटर मात्रा का 200 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए या 4 मिलीलीटर प्लानोफिक्स की मात्रा को 9 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फरवरी और मार्च के महीने में छिड़काव करें। अगर हम इसमें रोगों की बात करें तो इसमें लगने वाला महत्वपूर्ण रोग जो है भभूतिया रोग है, जिसमें पौधों पर एक पाउडर नुमा संरचना दिखाई देती है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित तो होती ही है, साथ ही साथ उसमें लगने वाले जो फल हैं वो सेट नहीं हो पाते और उत्पादन में भारी कमी देखने को मिलती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप कोई भी फंगीसाइड जैसा कि M45 हो गया, Z78 हो गया, मेनकोजेब हो गया या COC हो गया, वो आप 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव जो है शाम के समय करें, जिससे कि इसमें काफ़ी हद तक नियंत्रित इस रोग को किया जा सकता है। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिससे आम की फसल को आप कीटों और रोगों से बचा सकते हो और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।